आप कह रहे हैं खेला अभी बाकी है क्या? मुझे लगता है क्रिकेट की भाषा में हम जब कहते हैं कि जब तक आखिरी गेंद फेंक न दी जाए तब तक मैच खत्म नहीं होता, उसी हिसाब से ठीक है ढेर सारी सीटों पर चुनाव हो गए और बड़ी संख्या में सीटों पर चुनाव हो गए, लेकिन अभी भी जो सीटें बाकी हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। आधी यूपी अभी जानी बाकी है चुनाव में, बिहार की बड़ी ढेर सारी सीटें हैं, बंगाल की ढेर सारी सीटें हैं, तो चुनाव तो अभी बाकी है। जैसा मैंने कहा, जब तक आखिरी वोट न डल जाए तब तक सारी पार्टियां क्यों दम लगाती हैं? क्योंकि उन्हें लगता है आखिरी दम तक दम लगाना है और वोटरों को अपनी ओर लाना है। तो मैं तो मानता हूं चुनाव अभी खत्म नहीं हुआ। चुनाव हाँ जरूर है कि 2/3 चुनाव खत्म हो गया, अभी 1/3 चुनाव बाकी है। संजय, लेकिन मैं दलित और पिछड़े वोट से शुरू कर रही थी इस कार्यक्रम को कि पिछले बार अगर 303 का बहुमत आया तो उसमें बड़ा योगदान, बड़ा कंट्रीब्यूशन दलित वोटों का था और पिछड़े वोटों का था। 44% पिछड़े और तकरीबन 36% दलित। ये वोट चंक इंटैक्ट है क्या, या इसमें कोई डेंट है? बहुत जल्दबाजी होगी इस वक्त कहना कि ये वोट इंटैक्ट है या नहीं है। अभी तो वोट पड़ रहे हैं, अभी 164 सीटों पर वोट पड़ना बाकी है, जिसमें हमने जिक्र किया यूपी है, बिहार है, जहां पर ओबीसी और दलित की पूरी लड़ाई चल रही है। बल्कि दोनों समुदाय के वोटरों को एक तरफ, अगर यूपी की बात करें तो समाजवादी पार्टी अपनी ओर लाने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी तो लगी हुई है लगातार। अगर बिहार की बात करें तो बिहार की पूरी राजनीति इसी पर टिकी हुई है। तेजस्वी यादव और जो उनका गठबंधन है, पूरी राजनीति ओबीसी वोट को अपनी ओर लाने के लिए है। तो इस वक्त कह पाना कि किस ओर चला गया, मुझे लगता है जल्दबाजी है, और मैं इस जल्दबाजी के ट्रैप में अभी नहीं फंसना चाहूंगा। कहूंगा कि वोट बदल गया या नहीं बदला, अभी वेट करना चाहिए हमें। लेकिन बहुत सारी मर्तबा आप बैठे संजय और आपने ये बात कही कि 303 का जो आंकड़ा है, हालांकि नैरेटिव तो चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। 100 पार का है और ये मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि जो अगले 3 फेज हैं ये तय करेगा इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होगा और 400 पार पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। लेकिन हम 303 की भी बात ना करते हुए हम 272 की बात कर रहे हैं। 272 अचीवेबल है क्या बीजेपी के लिए, या फिर ये लड़ाई? क्योंकि और ये सवाल संजय मैं इसलिए पूछ रही हूँ, जब शुरुआत हुई थी इलेक्शन की तो एक तरफा डन डील दिख रहा था कि भाई बीजेपी इज रिपीटिंग इटसेल्फ। 4 चरण बीतते बीतते हवा थोड़ी बदली, जमीन पर सच्चाई कुछ और दिखती है आज की तारीख में, और कंटेस्ट दिखता है, मुकाबला दिखता है। बिल्कुल हाँ, आपने जिस बात का जिक्र किया, हवा थोड़ी बदली, बिल्कुल मैं मानता हूं कि हवा थोड़ी बदली, लेकिन अब सवाल यह है कि हवा क्या आंधी का रूप ले रही है? मुझे लगता नहीं है कि हवा इतनी बदली है कि वो आंधी का रूप ले ले। हवा इतनी बदली है कि जब कहते हैं पेड़ से कुछ पत्ते झड़ जाएंगे, हो सकता है कुछ टहनियां भी टूट जाएं, और मैं उस भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं कि कुछ राज्यों में हो सकता है बीजेपी को थोड़ा ज्यादा नुकसान हो, कुछ राज्यों में कम नुकसान हो, तो कुछ पत्तियां टूटेंगी, कुछ टहनियां टूटेंगी। लेकिन क्या हवा इतनी बदली हुई दिख रही है? मुझे तो ऐसी नहीं दिख रही है कि पेड़ का मतलब वो बिल्कुल पेड़ को उखाड़ फेंकेगी, ऐसा होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। हाँ, जरूर पत्तियां झड़ेंगी, टहनियां टूटेंगी, और जिस बात का आपने जिक्र किया, अब सारी चर्चा 272 पर होने लगी। अब चर्चा 370 या 300 पार से घटके 272 के इर्द गिर्द सिमट गई है। तो हवा इतनी तो जरूर बदल गई है। ये पत्तियां और टहनियां टूटते टूटते 272 बचेगा। अब अगर ज्यादा पत्तियां और टहनियां टूट जाएंगी तो पेड़ जैसे कहते हैं ना, ठूट सा दिखाई पड़ेगा, ना उसमें पत्तियां होंगी और ना उसमें टहनियां होंगी, तो ऐसे पेड़ का तो कोई महत्व नहीं रहता। मनोज ये भी साइकोलॉजिकली पत्तियां आने और टहनियां लाने में। हाँ, मनोज ये साइकोलॉजिकली डिफीट होगी क्या? मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है इस वक्त। जी ठीक है संजय। मनोज, ये जब हम एक बड़ा नैरेटिव सेट करते हैं, हमने 282 जीते 2014 में, हमने 303 जीता 2019 में, और इसीलिए 24 का आंकड़ा रख दिया 400 पार। प्रधानमंत्री जेपी नड्डा, देश के गृह मंत्री अमित शाह, पूरी बीजेपी की मशीनरी लगी हुई है,
और इंडिया ब्लॉक फुस नजर आया। अभी 2 महीने पहले तक तो कंप्लीटली बिखरा हुआ, स्कैटर्ड दिखता था, फ्रेगमेंटेड दिखता था, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन अगर 400 पार का नैरेटिव है और 272 पे अटकते हैं तो ये साइकोलॉजिकली डिफीट हुई क्या? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि जिस तरीके से पेड़ की टहनियां और पत्ते टूटने जैसी बातें चल रही थी, उससे मुझे सिर्फ ये लग रहा था कि बहुत गर्मी है, बहुत लू है इस समय। कम से कम बीजेपी को उस छांव की लगातार जरूरत होगी और कोई वो चाहेगी कि उसकी टहनियां और पत्तियां ना टूटे। लेकिन जिस नैरेटिव की आप बात कर रही हैं, वो नैरेटिव जब एक खमीर की तरह होता है। ये नैरेटिव चुनाव के पहले एक सरकार है जिसके बारे में बात होती है कि सरकार तो रिपीट करेगी, विपक्ष तो कुछ है ही नहीं। वहां से ये खमीर उठता है, धीमे 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 4 चरणों के चुनाव में हवा बदलती है, इसमें कोई दो राय नहीं कि हवा बदली। लेकिन एक चीज मैं फिर एक बार अंडरलाइन करके कहना चाहता हूं कि जो पिछड़ा और दलित है, वो पिछली बार जो आप जिसके लिए इंटैक्ट कह रही थी आप अभी, जो आप लगातार उस पर इंफेसिस भी कर रहे हो और सबका इंफेसिस इसी बात पे है, सारे आंकड़े इसी बात पे है। लेकिन वो दलित और वो पिछड़ा, ये पिछली बार दलित या पिछड़ा कम था, हिंदू ज्यादा था। और इस बार चुनाव हिंदू धर्म पर नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है इसलिए ये जातियां टूटी हैं, इसलिए हम दलित और पिछड़े पर बात कर रहे हैं, क्योंकि अब बात हिंदू की नहीं हो रही। तो मनोज, ये तो पिछली बार बीजेपी देखिए, इसलिए इंटैक्ट था, इस बार ये इसलिए बिखरा हुआ। एक सेकंड मनोज, फिर तो इसका मतलब ये हुआ बीजेपी हमेशा चाहती है कि ये फ्रेगमेंटेड ना हो, ये जो हिंदू आबादी का हिंदू वोट बैंक जो है ये बंटे ना। ये हमेशा से बीजेपी की चाहत और ख्वाहिश रहती है जातियों में ना बटे, ताकि वो जो एक मुश्त वोट बैंक है वो उसके खाते में चला जाए। लेकिन जातियों में अगर बटा तो निश्चित तौर पर ये नुकसान दिखाता है क्या बीजेपी को? बिल्कुल, सेकंड साइड ऑफ द कॉइन यही है कि विपक्ष चाहता है कि धर्म जातियों में टूटे, और सूट करता है बीजेपी को कि जातियां धर्म में समाहित रहे, धर्म में ही मिली रहे, शरबत और रंग की तरह बनी रहे आपस में। तो ये जातियों का टूटना बीजेपी को, जो मैंने अब तक समझा है, मैं तमाम सारे उत्तर प्रदेश के इलाकों में घूम कर आया हूं, तो मैं पा रहा हूं कि हां, इन जातियों के टूटने का असर है। लेकिन टूटन कन्वर्जन में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये विपक्ष के लिए ज्यादा बड़ा सवाल है। या फिर सिर्फ मामूली वोट शेयर में फर्क डलेगा, ये भी तो हो सकता है कि मामूली सा वोट शेयर में फर्क आए, सीटों में रिफ्लेक्ट ना हो वो सारी चीजें। हमने मध्य प्रदेश में देखा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में देखा। वही मैं आपसे कह रहा था कि वो वोट शेयर बीजेपी का कम होता दिख रहा है। हम और आप 4 जून को भी बात करेंगे, और 4 जून को दोपहर 12-1 बजे तक लोग आपसे कहते रहेंगे कि अभी पूरी गणित तो हो जाने दीजिए, अभी पूरा चुनाव तो हो जाने दीजिए। जैसा कि अभी आप कह ही रही थी कि अभी कहानी बाकी है, मैं तो कहता हूं अभी तो वो आधा रास्ता बाकी है जो लखनऊ से दिल्ली की सत्ता की तरफ जाता है। अजय, तो वो कितना जा मुश्किल रहा है बिहार में, अभी उसको जाने दीजिए। 4 जून का तो खैर इंतजार हम कर ही रहे हैं। लेकिन अजय, बिहार की पिछली दफा भी आपसे बात हो रही थी, 39 का रेपिटेशन इज अ मिरेकल। लेकिन जो पार्टी 0 पर खड़ी है वो ज्यादा से ज्यादा कितना हाइट या फिर कितना अचीव कर लेगी? ऐसी तो कोई हवा है नहीं जैसा संजय कह रहे हैं। देखिए, नहीं, बिहार में देखिए कॉन्स्टिट्यूएंसी टू कॉन्स्टिट्यूएंसी चीजें थोड़ी बदल रही है। बिहार में कोई ऐसा नैरेटिव इतना स्ट्रांग नहीं है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग के वोटिंग पैटर्न को आप एक तरह से देख सकते हैं। तो लेकिन बिहार में पिछले 2 पार्लियामेंट्री चुनाव के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जातियों के आधार पर लोग टैक्टिकल वोटिंग अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ओबीसी जातियां भी जो है कहीं बीजेपी के फेवर में, अगर बीजेपी का कैंडिडेट उनको सूट कर रहा है, उनकी जाति के हिसाब से है, तो उसको वोट कर रही है। कहीं अगर वो एनडीए अलायंस का कैंडिडेट उनको सूट कर रहा है तो वहां भी उस तरह का वोटों का बिखराव हो रहा है। ये ओबीसी जातियों को बिल्कुल एक कंसोलिडेटेड वोट बैंक की तरह देखना संभव नहीं है। और ये ओबीसी और ईबीसी जो है अजय, इन पर क्या कास्ट सेंसस जैसे मुद्दे का, जातिगत जनगणना का कोई असर है? ये पेनिट्रेट कर रहा है जातिगत जनगणना?
नहीं, देखिए जितना पॉलिटिकल पार्टियों ने उसको फोकस किया था बिहार में, मेरे ख्याल से लगता है कास्ट सेंसस वाले मुद्दे को अब पॉलिटिकल पार्टियां भी उस हिसाब से पुश नहीं कर रही हैं। वो संविधान बचाने की बात और दूसरे एजेंडे पर फोकस कर रही है, बल्कि आप देखेंगे बिहार में तेजस्वी यादव ने अब तो जो उनके पिछले टर्म में जो उन्होंने काम किया उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। नौकरियां, तो ये लोगों ने जॉब मान लिया है क्रिएशन। कि जी जॉब क्रिएशन, जो पिछले कई एक सभाओं में मैंने देखा कि उनका फोकस अब थोड़ा बदल गया। कास्ट सेंट्रिक जो उनका कैंपेन था उसको लोगों ने डाइल्यूट किया है। उनको लगा कि एक अब कैंपेन एक लेवल से ज्यादा नहीं चल सकता है, या हो सकता है कि उसका कुछ निगेटिव असर हो। जो उन्होंने काम किया है उसको फोकस किया है, तो ये चीजें हुई है बिहार में। दूसरी चीज की इस बार बिहार में नेक टू नेक फाइट बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, नेक टू नेक फाइट, और ये सबसे बड़ा दिलचस्प, ये दिलचस्प यही हुआ है। जैसे मैं कह रही थी अनुराग, हम शुरुआत में यही कह रहे थे 19 अप्रैल से पहले जब हम बात करते थे तो ये दिखता नहीं था कि कंटेस्ट में है भी इंडिया ब्लॉक। सारे टूट गए थे। ममता बनर्जी उधर अपना अलग सुर थी, वो अलग सुर अलाप रही थी। इधर उत्तर प्रदेश में भी सीट शेयरिंग था, केरला में, पंजाब में, दिल्ली में, सब जगह फ्रेगमेंटेड दिख रहा था। ये बदल रहा है क्या इंडिया ब्लॉक? अनम्यूट करना पड़ेगा अनुराग। जिसने पूरे इंडिया जी तो केजरीवाल जी की जो अरेस्ट हुई है वो अरेस्ट जो है एक ऐसा पॉइंट हुआ है कि इंडिया के जितने पार्टनर्स हैं वो एकदम से इकट्ठा आ गए हैं। और वो इकट्ठा आके लड़ाई इसी कारण से हो रही है कि इंडिया अलायंस के अलग अलग घटक पहली बार जो आने नहीं चाहिए, उनके आपस में ग्राउंड सिचुएशन पे उनकी लड़ाइयाँ हैं रही हैं बरसों की। वो एक लड़ाई बड़े भयानक, जैसे आप एक छोटा सा यूनिट है बंबई में, अब उसका कोई कैंडिडेट भी नहीं है, हाँ। लेकिन वो आपका यूनिट दिन रात सवेरे शाम जुटा हुआ है। तो ऐसे छोटे छोटे जो यूनिट हैं वो इकट्ठा हो गए हैं और वो लड़ाई जहाँ नहीं होनी चाहिए थी वहाँ भी हो गई है लड़ाई, वहाँ भी हो गई है। जयंत, ये इंडिया ब्लॉक पश्चिम बंगाल में तो है नहीं, और ममता बनर्जी कह रही है कि चुनाव के बाद हम सपोर्ट करेंगे इंडिया की सरकार अगर बनी तो। कैसी शक्ल है ये इंडिया गठबंधन की बंगाल में? हिंदुस्तान में वोट हो रहा है इंडिया ब्लॉक वर्सेस एनडीए, हाँ। लेकिन बंगाल में वोट हो रहा है नरेंद्र मोदी वर्सेस ममता बनर्जी। हाँ। और ये बात सही है कि ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक में है कि नहीं है ये साफ नहीं हुआ। ममता बनर्जी ने कहा है क्या वो इंडिया ब्लॉक में है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे अधीर चौधरी को बोल दिया क्या अधीर चौधरी अगर उनका अपना हिसाब से जाएगा तो वो पार्टी से निकल जा सकता है, पार्टी छोड़ जा सकता है, लेकिन ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब है इंडिया ब्लॉक में ममता बनर्जी है। तो कल जो 7 सीटों है, 7 सीट पे जो वोट है, ये वोट में चुनाव में जो है 61 लाख से अधिक महिला वोटर है। ये महिला वोटर का लखीश भंडार जो है इनका सुफल मिला है, इसीलिए इन लोग जा सकता है तृणमूल की वोट। लेकिन जो आप सबसे बड़ी बात कह रहे हैं जयंत, वो ये कि भाई ममता बनर्जी वर्सेस नरेंद्र मोदी की लड़ाई बंगाल में है। संजय, ये पूरा विपक्ष इंडिया जिसे हमने बनते देखा, बिगड़ते देखा और फिर बनते हम देख रहे हैं। कई राज्यों में अलग अलग भी सुर हैं, लेकिन फिर भी अंत तक आते आते एक यूनिटी दिख रही है। ये कंपीट कर रहा है, फाइट में है एनडीए के, या फिर ये दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है? नहीं, मुझे लगता है कि जो आपने शेर कहा कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, ये तो नहीं है। कंटेस्ट हो रहा है, लेकिन कई राज्यों में उथल पुथल है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी लूज करती हुई दिख रही है, कई राज्यों में चुनाव खत्म हो गए हैं, और कई ऐसे राज्य भी हैं जहां शायद बीजेपी मेकअप करेगी पिछले 2019 के चुनाव की तुलना के हिसाब से मैं कह रहा हूं। तो इंटरनल उथल पुथल बहुत हो रहा है, राज्यों में बहुत उथल पुथल है। कई राज्यों की चर्चा पहले से ही हो रही थी कि ये बैटल ग्राउंड होगा, ये निर्णायक राज्य होंगे, और कई राज्यों के जिक्र बार बार हो रहा है। यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है। तो कंटेस्ट में है, कई राज्यों में बिल्कुल इंडिया गठबंधन कंटेस्ट में है, जिनकी चर्चा आज हम कर रहे हैं। सारे राज्यों लेकिन में मुझे आपके पत्ते और टहनियां भी याद आ रही है संजय, वहां भी कंटेस्ट हुआ है। कंटेस्ट में है, लेकिन आपके पत्ते और टहनियां भी याद आ रही है कि हो सकता है पत्ते गिर जाए, हो सकता है टहनियां गिर जाए, लेकिन क्या ये स्थिति है कि पेड़ की जड़ उखड़ जाए? तो कुल मिलाकर ये बहुत सारे सवाल हैं,
और इंतजार 4 जून का है, लेकिन 3 फेज निर्णायक होंगे, यकीनन निर्णायक होंगे। बहुत सारा दारोमदार इन 3 अंतिम बहुत छोटे फेजेस हैं, लेकिन इन पर भी टिका हुआ है। सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल।